हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। रात भर जग के इन्होंने काम किया और श्री मनु गौड़ जी और अभी सुरेखा जी जब बोल रही थी उस समय तो जरूर ज्यादा आगे बढ़ रहा था क्योंकि समय रुक नहीं सकता है, लेकिन सच में मुझे लगता है कि सभी लोग जो भी सुन रहे थे उनको लग रहा था कि आप बोलते रहो और इतना ये सब बोल पा रहे हैं, इतना एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो उसका कारण है कि आपने इसको लगातार जिया है, लगातार इन्होंने इसके लिए सतत परिश्रम किया है, प्रयास किया है और इनके साथ हमारे इस पूरी कमेटी को जिन्होंने पूरा समन्वय भी किया वहां पर श्री अजय मिश्रा जी, अनेक जो मीटिंग जो हमारी वहां होती थी लगातार उसका कोऑर्डिनेशन करना और यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, सभी हमारे बहुत सीनियर लोग हैं यहाँ पर, विश्वास जी को लेकर हमारे ज्योति जी, नेगी जी, एनवाल जी और प्रोफेसर गोविंद सिंह जी और वसीम साहब सिद्धा हमारे और ऐश्वर्या जी और मधु जी और सब उधर भी है बड़ी, डॉक्टर जैन साहब से लेकर विनोद दीदी से लेकर मुकेश जी और हमारे आईटीबीपी के परविंदर जी और सभी आए हुए अतिथिगण। मैं सबका नाम लूंगा तो मुझे लगता है बहुत औपचारिकता होगी और मंच पर निवेदिता जी ने भी इसमें बड़ा रोल अदा किया, बैठी हैं यहाँ पर, और सभी आए हुए हमारे विभिन्न संस्थाओं से आए हुए सभी प्रतिनिधिगण, हमारे बौद्ध संस्था के भी दिख रहे हैं, हमारे अन्य संस्थाओं के भी दिख रहे हैं, अनेक धार्मिक संस्थाओं के लोग हैं और मुझे लगता है कि आज पूरे समाज को प्रतिनिधित्व देने वाला सभी वर्ग यहाँ पर उपस्थित है। ऐसे सभी उपस्थित हमारे अतिथिगण, सभी मीडिया के मित्र, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो इस विशिष्ट कार्यक्रम में आप सब इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं, मैं आप सभी को बहुत आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आज का दिन सच में उत्तराखंड के इतिहास में सजे हुए स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित रहेगा, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि पिछले वर्ष इसी दिन हम सब लोगों ने लगभग समय थोड़ा इससे पहले का था, समान नागरिक संहिता को देवभूमि वासियों को समर्पित किया था और इसके पीछे हेतु था कि सामाजिक न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों की स्थापना की दिशा में उठाया गया एक ये ऐतिहासिक कदम था और ये ऐतिहासिक दिन उत्तराखंड के 1.25 करोड़ जागरूक नागरिकों के दृढ़ संकल्प, उनकी सामूहिक सहभागिता का प्रतीक था और उनके विश्वास का और उनके समर्थन का ये निर्णय उन्हीं के कारण से संभव हो पाया था। मैं इस अवसर पर देवभूमि उत्तराखंड के समस्त नागरिकों को, देवतुल्य नागरिकों को प्रथम समान नागरिक संहिता दिवस की बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और मुझे जब कभी शुरुआत में मैं इसके लागू होने के बाद जब भी मैं देश में और कहीं भी गया, किसी कार्यक्रम में गया, तो सबसे पहले मुझसे सवाल पूछते थे कि आपके दिमाग में ये बात कैसे आई या आपने कैसे लागू किया। तो ये सच है कि हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारी जो हमारा विचार था उसका ये देश की आजादी के बाद से लगातार ये प्रयास रहा कि देश के कुछ प्रमुख मुद्दों पर काम होना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि हम सबको, देवभूमि वासियों को जो सौभाग्य मिला, जो गौरव मिला, उसकी अगर सही मायने में इस गौरव को दिलाने का काम किसी ने किया है तो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने किया है। और ये दिन उत्तराखंड के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के संवैधानिक, सामाजिक, राजनीतिक इतिहास में एक युगांतकारी क्षण के रूप में हमेशा स्मरण किया जाएगा। भाइयों बहनों, हमारी
सनातन संस्कृति परंपरा सदैव समरसता और समानता की रही है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषेत न प्रिय, अर्थात मैं सभी प्राणियों से उनके प्रति एक समान भाव रखता हूं, न किसी का शत्रु हूं और न किसी के प्रति में पक्षपात करता हूं। और हमारी सनातन संस्कृति की भी यही मान्यता है, जिसमें सदैव से दुनिया को समानता का, न्याय का और मानवता का मार्ग दिखाया है। और ये हमारी सनातन परंपरा ही है, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम का शाश्वत संदेश है, जहां समाज में कोई भेदभाव नहीं होता, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान अधिकारों और कर्तव्यों के साथ उसके साथ व्यवहार होता है। यही कारण है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने भी भारतीय संस्कृति के मूल्यों और आदर्शों को ध्यान में रखते हुए संविधान की प्रस्तावना में ये प्रस्तावित किया कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हमारे भारतीय गणराज्य के मूल स्तंभ होंगे। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समेत सभी संविधान निर्माताओं ने जब भारत का संविधान बना रहे थे, उस समय इसके अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया था और उनका मत था कि सभी नागरिकों के लिए देश में, चाहे वो किसी पंथ का हो, किसी वर्ग का हो, किसी समुदाय का हो, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। और इस बात का समर्थन जनता करने को तैयार थी, परंतु हमारे तुष्टीकरण का संकीर्ण चश्मा जो यहाँ पहनकर राजनीति करने वाले दल थे, जिन्होंने देश के अंदर लंबे समय तक शासन किया, और मैं कह सकता हूं कि 5-6 दशकों तक अनवरत रूप से इनका शासन रहा और ये काम नहीं हुआ। यही कारण है कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में हमने विधानसभा के चुनाव में अपने दृष्टि पत्र में समान नागरिक संहिता को राज्य में लागू करने का संकल्प लिया था, उत्तराखंड की जनता को वचन दिया था, तो उस समय मुझे याद है बहुत सारी बातें थी, क्योंकि मैं भी उस समय बहुत ज्यादा मेरे को कालखंड नहीं हुआ था। मुझे याद है 14 फरवरी को हमारा विधानसभा का निर्वाचन होना था, उस दिन वोटिंग होनी थी, और उससे 2 दिन पहले मैंने ये घोषणा करी कि हमारी पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता के समक्ष ये अपना निवेदन रखती है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम सबसे पहले समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए काम करेंगे। तो भाइयों बहनों, यहाँ पर ये बात तो हमने कर दी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे हमारे प्रतिपक्ष के लोगों ने, मैं विपक्ष नहीं कहता हूं, मैं उनको प्रतिपक्ष कहता हूं, ठीक है ना, प्रतिपक्ष के लोगों ने हमारा बड़ा मजाक उड़ाया जी। और उस समय किसी को विश्वास नहीं था। ऐसे, अरे भाई आपने वचन तो दे दिया, घोषणा तो कर दी, संकल्प तो रख दिया, जनता से अपना निवेदन तो कर लिया, लेकिन यहां तो परिपाटी नहीं है, धंधा ये तो परिपाटी नहीं है। कहते मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे कि जो है थोड़े दिन के हो भैया, फिर उसके बाद जो है तुमने भी उसी लाइन में लगे जाना, एक क्लब बन रहा है तुम्हारे, उस क्लब में मुझे भी शामिल कर लिया था। अब मैं क्या करता, लेकिन मेरे मन में दृढ़ विश्वास था। सच में मैं आज आपको बताऊं, मैं जब भी आज मैं उस दिन का स्मरण करता हूं, फिर पिछले दिन का स्मरण करता हूं, फिर उस दिन का स्मरण करता हूं जिस दिन हमने कमेटी बनाई, जिस दिन विधानसभा में विधेयक के रूप में रखा, उस दिन का स्मरण करता हूं जब इसकी हमारी पहली कैबिनेट की बैठक हुई, गणेश जोशी जी और डॉक्टर धन सिंह जी यहाँ पर बैठे हैं, तो हमने पहला निर्णय लिया, एक ही निर्णय हुआ उसमें। तो जितनी बार मैं ये सब स्मरण करता हूं, सच में मेरा मन बड़ा भावुक हो जाता है कि हम लोग देवभूमि के लोग, सच में हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमको जो है ईश्वर ने और उत्तराखंड की जनता ने मौका दिया, क्योंकि यहां तो परिपाटी थी कि भाई कोई सरकार दोबारा आती नहीं है, चुनाव होता है और चुनाव के बाद सरकार बदल जाती है। खैर, लेकिन देवभूमि की जनता ने हमें इस देव कार्य के लिए अपना आशीर्वाद दिया, अपना समर्थन दिया, और हमने वो सभी काम किए
जो इसके लिए जरूरी थे। हम बिल का मसौदा तैयार किया, जनता से व्यापक विचार विमर्श किया, बड़ी लंबी उसकी एक प्रक्रिया थी और 7 फरवरी 2024 को विधानसभा में ये विधेयक हमने पारित करके माननीय राष्ट्रपति महोदय को भेज दिया। उन्होंने भी ज्यादा विलंब नहीं किया, जो भी कार्रवाई होती है 11 मार्च 2024 को इस ऐतिहासिक विधेयक पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। सभी आवश्यकताओं को, नियमावली को, प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए, जिसमें शत्रुघ्न सिंह जी इसकी नियमावली को बनाने की कमेटी के भी वो थे, चेयरमैन थे, और 27 जनवरी 2025 को इसको विधिवत रूप से राज्य को समर्पित कर दिया, राज्य में लागू कर दिया। भाइयों बहनों, हमने देखा कि समाज में कुछ समुदायों के लिए अलग अलग और व्यक्तिगत कानूनों के कारण भेदभाव, असमानता, अन्याय की स्थिति बनी हुई थी और समान नागरिक संहिता का उद्देश्य इन्हीं सब भेदभावों को समाप्त कर राज्य के सभी नागरिकों के लिए एक समान और न्याय संगत कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करना है। और यूसीसी के लागू होने से न केवल राज्य से सभी नागरिकों को राज्य के समान अधिकार प्राप्त हुए हैं, बल्कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में, जिसमें अभी प्रोफेसर सुरेखा जी ने बहुत विस्तार से बताया कि एक नए युग की शुरुआत भी हुई है। महिलाओं की सुरक्षा भी होगी इससे और उनका सशक्तिकरण भी होगा, हर क्षेत्र में उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। और यूसीसी के माध्यम से हमारे राज्य की मुस्लिम बहन बेटियों को जो तमाम कुरीतियां, हलाला, इद्दत, बहुविवाह, बाल विवाह, 3 तलाक जैसे ऐसी कुरीतियों से उनको मुक्ति मिली है। और यूसीसी के माध्यम से देवभूमि में महिलाओं का शोषण, असमानता और अन्याय से मुक्ति मिली है। यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड में एक भी मामला अभी तक हलाला या बहुविवाह का सामने नहीं आया है। और मैं ये कहना चाहता हूं, कहीं पर भी अगर इस प्रकार का कहीं भी कोई मामला आएगा तो उस पर बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, जो भारत का संविधान कहता है, ये कानून कहता है। इसलिए किसी को कहीं पर कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम सबको समाज की उन बहनों के साथ खड़ा होना है अगर कहीं पर इस कानून के अतिरिक्त कोई बात आती है। इसीलिए हमने इसका प्रावधान किया है। और यही कारण है कि अभी उत्तराखंड के अंदर ये कानून लागू होने के बाद जब जब भी हमारी मुस्लिम बहनें मुझसे मिलती हैं तो वे हमेशा इस कदम के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का और साथ में मुझे भी धन्यवाद देती है कि हमने राज्य में यूसीसी लागू करने का साहस दिखाया है। भाइयों बहनों, ये काम देश की आजादी के बहुत सालों पहले ही हो जाना चाहिए था, देश आजाद होने के बाद, लेकिन केवल तुष्टीकरण के कारण से, वोट बैंक के कारण से ये साहस लोगों ने नहीं दिखा पाया। और जो दुनिया के सभी विकसित और सभ्य देश हैं और प्रमुख मुस्लिम राष्ट्रों में भी समान नागरिक संहिता पहले से ही लागू है। आज के इस अवसर पर मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि समान नागरिक संहिता, इसके बारे में बहुत सारी गलत प्रकार की अफवाहें भी फैलाई गई, बहुत सारा संदेह भी लोगों के मन में पैदा किया गया कि ये कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा है, एक वर्ग विशेष को इसमें लक्ष्य मानकर जो है काम किया जा रहा है, असमानता की जा रही है, भेदभाव किया जा रहा है। और यही नहीं, इसको पूरी दुनिया के अंदर फैलाने का प्रयास हुआ कि भारत में एक राज्य है उत्तराखंड, वहां पर इस प्रकार का काम हो रहा है, वहां सारे अधिकार खत्म कर दिए हैं, सारी चीजें वहां लोकतंत्र खत्म कर दिया है। ये तमाम तरह से आप लोग देख रहे होंगे। जैसे अभी मैंने कल भी एक भारत विकास परिषद के कार्यक्रम में गया था तो वहां भी मैंने बोला कि अभी कोई एक अमेरिका की कोई एनजीओ है या पता नहीं कौन सी एनजीओ है, मैं बहुत ठीक से नहीं जानता, तो उसमें उन्होंने लिखा कि जो है जो क्या होती हेट स्पीच, उस स्पीच में जो है मेरा नाम जो है वो पहले नंबर पर रख दिया कहीं मैंने। अब मैं सोच रहा हूं कि फिर मैंने तो कभी किसी के साथ हेट किया ही नहीं, तो स्पीच हेट कैसे हो सकती है? आपको लगता है कभी मैंने कभी हेट किया हो? मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी किसी से कहीं भी गुस्सा आ गया होगा तो अकेले में होगा मेरे को, लेकिन खजानदास जी कभी गुस्से में देखा आपने? मुझे बताइए। क्यों विश्वास भाई साहब, आप बताओ।
तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित कि यार ये नाम कैसे आ गया। तो बाद में थोड़ा उसको मैंने देखा तो वो कह रहे हैं कि जो आप बोलते हो कि यहाँ धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, यहाँ पर दंगा रोकने का कानून नहीं होना चाहिए, यहाँ लैंड जिहाद पर कोई बात नहीं होनी चाहिए, हेड स्पीच है, लव जिहाद के खिलाफ कोई बात नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर जो है अतिक्रमण हुआ है, जो आप अतिक्रमण हटाने की बात करते हो, थूक जिहाद के खिलाफ बोलते हो हैं, या मैं हमेशा कहता हूं कि भाई हम उत्तराखंड के मूल अस्तित्व को समाप्त नहीं होने देंगे, यहाँ के देवत्व को समाप्त नहीं होने देंगे, यहाँ की डेमोग्राफी को कोई नुकसान नहीं होने देंगे, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्यों को हम सुरक्षित रखेंगे, यहाँ के उनको सुरक्षित रखेंगे, तो उन्होंने इसको हेट स्पीच की संज्ञा दे दी। तो मैं कहता हूँ ये हेट स्पीच है तो बहुत अच्छा है भाई, आपका स्वागत है, और भी पहला नंबर दीजिए हमको, हम देवभूमि को जो है इसमें तो बिल्कुल कोई समझौता नहीं करेंगे। हम अपने बच्चों को, अपने आने वाले कर्णधारों को हम असुरक्षित उत्तराखंड किसी कीमत पर नहीं देना चाहते। उनको किसी प्रकार का संदेह, किसी प्रकार का भय उनको नहीं देना चाहते। विरासत में हम उनको सुरक्षित उत्तराखंड देना चाहते हैं, उनको सुनहरा भविष्य देना चाहते हैं। यहाँ की डेमोक्रेसी को खराब होकर हम उनको उत्तराखंड नहीं देंगे, उनको खतरों का उत्तराखंड नहीं देंगे। यह मेरा संकल्प है। मुझे लगता है कि ये मेरा संकल्प नहीं है, पूरे देवभूमि का संकल्प है। और देवभूमि के साथ साथ जो भी लोग पूरी दुनिया के अंदर देवभूमि को जानते हैं, सनातन को मानते हैं, उन सबका संकल्प है। तो इसलिए इसी प्रकार से ये समान नागरिक संहिता भी किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये कुप्रथाओं को मिटाकर समानता से समरसता स्थापित करने का एक कानूनी प्रयास है। और इस कानून के माध्यम से किसी की भी जो मूल मान्यताएं हैं, उनकी प्रथाएं हैं, उनको नहीं बदला है, केवल और केवल कुप्रथाओं को दूर किया गया है। और यूसीसी में सभी धर्मों के लोगों के लिए विवाह विच्छेद एवं उत्तराधिकार आदि से संबंधित नियमों को एक समान किया गया है। और इसके लागू होने के बाद संपत्ति के बंटवारे और बाल अधिकारों के विषय में भी स्पष्ट कानून बना दिया, यानी कि सबकी सुरक्षा का इसमें प्रावधान किया गया है। और इस कानून के अंतर्गत सभी धर्म और समुदाय में बेटी को भी संपत्ति में समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसके साथ ही संपत्ति के अधिकार में बच्चों में किसी प्रकार का भेद नहीं किया गया है, अर्थात प्राकृतिक संबंधों के आधार पर जन्मे, सहायक विधियों द्वारा जन्मे या लिव-इन आदि संबंधों द्वारा जन्मे बच्चों का भी संपत्ति में बराबर का अधिकार का प्रावधान किया गया है। वहीं दूसरी ओर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने के पश्चात उसकी संपत्ति को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच किसी प्रकार के मतभेद की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए मृतक की संपत्ति पर उसकी पत्नी, बच्चों एवं माता पिता को भी समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। भाइयों बहनों, वर्तमान समय को देखते हुए हमारे युवक है, युवतियां हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं युवाओं को सामाजिक समस्याओं से बचाने के उद्देश्य से इस कानून में लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। पंजीकरण कराने वाले युगल की सूचना रजिस्ट्रार उनके माता पिता या अभिभावक को देगा। ये जानकारी लेकिन पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। आप सबको पता ही है, बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं, कभी संबंध अच्छे होते हैं, कभी खराब हो जाते हैं, कभी साथ में रहते रहते आपस में झगड़ा हो जाता है, फिर माता पिता के पास कोई रास्ता नहीं बचता है। कई सारे आपराधिक प्रकरण हुए हैं, हिंसाएं हुई हैं, हत्याएं हुई हैं। और इसके साथ ही जो इन संबंधों में रहने के कारण से उनका जो बच्चा होगा युगल का, उस बच्चे को वैदिक संतान के समान सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त होंगे। यही नहीं, इस कानून के माध्यम से जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण की भांति विवाह और विवाह विच्छेद दोनों का भी पंजीकरण किया जा रहा है। मेरे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि हमने समान नागरिक संहिता को केवल घोषणा तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि इसको प्रभावी रूप से धरातल पर क्रियान्वित करके दिखाया है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि बीते एक वर्ष में हमने समान नागरिक संहिता के माध्यम से नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं की पहुंच को और अधिक आसान बनाया है, और अधिक सरल बनाया है और पारदर्शी बनाया है। जैसा अभी गृह सचिव श्री शैलेश बगोली जी ने बताया कि पहले औसतन 67 विवाह पंजीकरण प्रतिदिन हुआ करते थे, जो बढ़कर लगभग आप 1300 कुछ बता रहे थे, मुझे लगता है कि 1400 के लगभग इसके आसपास हो गए।
और इतना ही, राज्य की 30% से अधिक ग्राम पंचायतों में 100% विवाहित दंपतियों का पंजीकरण सफलतापूर्वक किया जा चुका है। यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि बीते एक वर्ष में यूसीसी के अंतर्गत लगभग 1 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 95% से अधिक का निस्तारण किया जा चुका है। और इसमें टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करते हुए ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि किसी भी नागरिक को अनावश्यक रूप से अपना समय बर्बाद न करना पड़े, दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। पहले पंजीकरण करवाने के लिए कार्यालय में जाना पड़ता है, अपने संसाधन लगाने पड़ते हैं, आना पड़ता है, जाना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता था। इसलिए हमने राज्य में ऑनलाइन पोर्टल व्यवस्था में, जिसमें 7,500 से अधिक जो सक्रिय रूप से कॉमन सर्विस सेंटर है, इसके माध्यम से शासन को वास्तव में सीधे जनता तक पहुंचाने का काम इसके माध्यम से हुआ है। इसके साथ ही हमने एआई आधारित यूसीसी पोर्टल को देश की सभी जो 22 अनुसूचित भाषाएं हैं उसमें उपलब्ध कराकर यह सुनिश्चित किया है कि भाषा किसी भी नागरिक के अधिकारों और उनकी सेवाओं के बीच में कोई अवरोध पैदा न करे, बाधा न बने। इतना ही नहीं, हमने रजिस्ट्रेशन के समय आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए ऑटो एक्सक्लेरेशन और ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम भी लागू किया है। भाइयों बहनों, हाल ही में हमने यूसीसी में आवश्यक संशोधन से संबंधित विधेयक पारित किया था। आपको ध्यान होगा बीच में कुछ उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, लेकिन क्योंकि आजकल कोई भी छोटी सी भी मिस्टेक और जिसको बहुत सामान्य माना जाता है उसको बहुत बड़ा बना दिया जाता है। कई बार ये आजकल के दौर में सब चलता है और हमको इसका बार बार सामना करना पड़ता है। तो वहां से वो स्पेलिंग सुधारने के लिए भेजा गया और उसको जो है उत्तराखंड में कम, दिल्ली के समाचार पत्रों में बड़ी बड़ी हेडलाइंस में चालू लगा दिया गया कि राजभवन ने जो है इसको लोक भवन में, अब तो लोक भवन हो गया, इसको वापस भेज दिया। इतनी सामान्य सी बात थी, उसको सुधार के भेजना था और उसको सुधार करके भेज दिया गया। तो कल ही 26 जनवरी के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन, माननीय राज्यपाल महोदय ने उसकी स्वीकृति भी हमको दे दी है। इसके अंतर्गत अब पहचान छुपाकर हमारी भोली भाली बेटियों को शिकार बनाने वाले तत्वों पर सख्त शिकंजा कसते हुए यह प्रावधान किया गया है कि विवाह के समय यदि अपनी पहचान छिपाई गई हो, गलत तथ्य बताए गए हों और धोखे से विवाह किया गया हो, तो ऐसे सभी विवाहों को निरस्त किए जाने की व्यवस्था इसके माध्यम से की गई है। इसके साथ ही विवाह एवं लिव इन संबंधों में किसी भी प्रकार के बल, दबाव, धोखाधड़ी अथवा विधि विरुद्ध कृत्यों के लिए कठोर दंडात्मक प्रावधान सुनिश्चित किए हैं। भाइयों बहनों, आप सबको पता है कि ये मैंने जैसा शुरुआत में बताया कि हमारी विचारधारा का जनसंघ के जमाने से ये संकल्प था और कुछ संकल्प अपनी आत्मा में सबने सजो कर रखे थे। उसमें से चाहे धारा 370 हटानी हो, समान नागरिक संहिता लागू करनी हो, आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जैसे जनसंघ के स्तंभों का वो सपना, हमारे लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं का वो त्याग और विचारधारा की तपस्या अब संकल्प नहीं बल्कि अब सिद्धि बन चुकी है। लेकिन दुर्भाग्य से देश में दशकों तक ऐसी सरकारें देखी जिन्होंने सत्ता पर तो राज किया लेकिन कभी राष्ट्र को जोड़ने का साहस नहीं दिखाया। इसीलिए न कश्मीर से धारा 370 हटी, न समान नागरिक संहिता पर कोई सकारात्मक पहल हुई, न हमारी बहनों को 3 तलाक की पीड़ा से मुक्ति मिली। नहीं, हम सब जिसके लिए 500 वर्षों से भी अधिक समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, प्रभु श्री राम का मंदिर का सपना साकार हो पाया। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने वो कर दिखाया जो तुष्टीकरण की नीति पर चलने वाले दलों ने वर्षों वर्षों तक टाले रखा, क्योंकि हमारे लिए सत्ता साधन नहीं है बल्कि सेवा का माध्यम है, राष्ट्र को जोड़ने का माध्यम है। उन्होंने सत्ता में रहकर हमेशा कहा कि यह संभव नहीं है, ये देश के लिए ठीक नहीं है, ये समाज को तोड़ देगा। आपको पता होगा धारा 370 जब लागू हो रही थी या लागू होने वाली थी तो कह रहे थे कि कश्मीर के अंदर
बिल्कुल खून खराबा हो जाएगा, कत्लेआम हो जाएगा। लेकिन आप सबको याद होगा जिस दिन वो लागू हुई थी, शायद कोई एक मच्छर भी नहीं मरा वहां। कितनी शांति से धारा 370 लागू हो गया। उत्तराखंड में भी बड़ी शंका थी कि जिस दिन ये कानून हमारा लागू होगा उस दिन यहां भी कोई बड़ा दंगा हो सकता है, बड़ी कानून व्यवस्था की स्थिति गड़बड़ा सकती है, बहुत सुरक्षा की आवश्यकता है, तमाम प्रकार की शंकाएं थी। आपने देखा आसानी से लागू हो गया, बल्कि किसी की कोई क्रिया प्रतिक्रिया भी जल्दी नहीं आई। उसके लिए भी हमको इंतजार करना पड़ा कुछ। हालांकि ये काम इतना आसान नहीं था जितनी आसानी से सामान्य तरीके से होता चला गया। मैं समझता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है देश के अंदर, भगवान की कृपा है और देवभूमि के देवत्व का इस पर पूरा का पूरा हमको आशीर्वाद है। इसलिए ये सब काम आसानी से होते चले गए। गाड़ियां फटाफट फटाफट एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, दूसरे स्टेशन से तीसरे स्टेशन और तीसरे स्टेशन से गंतव्य तक जो है कहीं रुकी नहीं, चलती ही चली गई, चलती ही चली गई और सारे यात्री जो है अपने अपने गंतव्य पर पहुंच गए। यानी कि कानून बन गया और लागू हो गया। भाइयों बहनों, आप सभी भली भांति जानते हैं जो भ्रांतियां हुई और राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होकर कभी इसको मैंने जो शुरुआत में कहा कि अफवाहें, संदेह, लोगों के मन में एक भ्रांति फैलाने का काम हुआ, तो कभी लोग इसको मूल निवास जैसे मुद्दों से भी जोड़ते हैं, कभी लिव इन संबंधों के पंजीकरण को लेकर भ्रम फैलाते हैं। इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं आज के इस विशेष दिवस पर, क्योंकि एक साल आज सफलतापूर्वक इसके लागू होने का संपन्न हो चुका है। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति राज्य का मूल निवासी नहीं बन सकता। इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है कि कोई राज्य का मूल निवासी बनेगा। ये वही लोग हैं जो इसकी जो गरिमा है, जो इसकी गहराई है, उसको ठीक प्रकार से मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं भरमाने का काम कर रहे हैं। और जहां तक लिव इन संबंधों का प्रश्न है, तो इसमें जो प्रावधान किए हैं वो हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए और सम्मान के लिए और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए है। हम नहीं चाहते कि हमारे राज्य की किसी बेटी को, अब कोई दिल्ली की जो श्रद्धा बालकर थी, एक बेटी थी, एक माँ बाप की बेटी थी, राज्य की, देश की बेटी थी, उसकी तरह कोई आफ्ताब जैसा हैवान उसके टुकड़े टुकड़े का कुकृत्य कर सके, कोई इस प्रकार का अपराध कर सके और उनके माता पिता पूरे जीवन भर रोते रहे, उनके पास कोई रास्ता न बच सके। इसलिए हमने इसका प्रावधान किया है। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को यह भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड में किसी भी कीमत पर धर्म के नाम पर हमारी मातृशक्ति को, हमारी बहनों को, महिलाओं को, उनके साथ होने वाले शोषण को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का हमारा विकल्प रहित संकल्प है और इस संकल्प के लिए हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से मां गंगा हमारे ही राज्य से निकलकर, यहीं से उद्गीत होकर पूरे देश को सींचने का भी काम करती है,